नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जंतर मंतर पर 30-32 दिन चले धरने प्रदर्शन के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और भारत को अब नया एजुकेशन मिनिस्टर भी मिल गया है। लेकिन आज बात होगी कि किस तरीके से जो ये पूरा का पूरा एपिसोड हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है, जब से जनसंघ बना है, भारतीय जनता पार्टी बनी है, जो उनके कुछ कोर मुद्दे हैं वो उनके लिए अब ये गोल्डन विंडो है जिसके माध्यम से सरकार अपने उन मुद्दों को अब पास करा सकती है और कोई कुछ कह नहीं पाएगा। तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्या है वो मुद्दे, सरकार किस तरीके से इनका फायदा उठा सकती है, साथ ही वो क्या कारण रहे जिनकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और बात करेंगे उन लोगों की जिनकी लगभग बारात लुट गई है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब दाएं जाएं कि बाएं जाएं, हुआ क्या है। और एक लाइन कहूंगा, सड़क तुम्हारी होगी लेकिन संसद हमारी है और संसद से ही फैसले होंगे। हो सकता है कि थोड़ा एक रिट्रीट लेना पड़ा हो, थोड़ा पीछे हटे हों, लेकिन फैसले आखिरकार संसद से ही होंगे। विषय को शुरू करने से पहले एक और बात, एक दर्शक थे, शायद नवीन उनका नाम था, उन्होंने कमेंट किया क्योंकि मैंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया। वो ये समझ नहीं पाए मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तीफा मांगा, कि भैया एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसकी वजह से पूरी सरकार की बलि चढ़ाई जाए, और वो व्यक्ति संगठन का व्यक्ति है, उसको पता है कि अगर यहां से हटेंगे तो बेहतर जगह ही जाने को मिलेगा। लेकिन शायद वो लोग समझ नहीं पाए और जैसे मतलब जिस तरह की शब्दावली थी कि भैया जैसे जैसे बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है कि हम अपना एजेंडा लगा रहे हैं और वो सब, मैं उन्हें इतना ही बताऊंगा, भगवा ध्वज के सामने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा ली हुई है भाई साहब। तो एनालिसिस पे सवाल उठाओ, फैक्ट पे सवाल उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। निष्ठा पे सवाल कोई भी उठाएगा तो ब्लॉक मार दिया जाएगा। आपको गलती लगती है वो बताइए, इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं होगा। पहली और आखिरी बार बता रहा हूं, कभी कमेंट पे कोई ज्यादा नजर नहीं रखता, ना उन्हें उतरे मन से लगाता, लेकिन इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठना चाहिए। खैर, अब बात विषय की। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने उसे स्वीकार भी कर लिया है, और प्रहलाद पटेल भारत के नए एजुकेशन मिनिस्टर है। अभी उनके ऊपर अतिरिक्त प्रभार है, पूर्ण उनके पास मंत्रालय नहीं है। बीच में खबर चली देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए हैं, अमित शाह से मुलाकात हुई है, तो भैया ऐसा है कि भैया हो सकता है कि उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। बहुत जगह एकनाथ शिंदे का नाम है, कोई सुधांशु त्रिवेदी का नाम ले रहा है। अभी कोई इस तरीके से स्पष्ट नहीं है कि कौन बनेगा। अब जो भी बनेगा उसके लिए कयासबाजी छोड़ देते हैं, क्योंकि सरकार में कयासबाजी लगाना इसका मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। लेकिन सरकार किस तरीके से अब भी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी, आप इस बात से समझिए, इस्तीफे के बाद अमित शाह हो, रेखा गुप्ता हो, बड़े से बड़ा मंत्री और पार्टी का पदाधिकारी हो, धर्मेंद्र प्रधान से उनके घर मुलाकात करके आया है। यानी धर्मेंद्र प्रधान को भी यह पता है, सरकार को भी यह पता है कि भैया धर्मेंद्र प्रधान की वैल्यू सरकार में कम नहीं हुई है, पार्टी में कमजोर नहीं है। वो जिस तरह के संगठन का व्यक्ति है, भाई साहब यूपी जिता के दिया है, पिछली बार प्रभारी थे, और सर अब यहां से बेहतर प्रमोशन मिलेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। जहां होंगे वहां दोबारा डिलीवर भी करके दिखाएंगे। लेकिन यहां यह व्यक्ति गलत समय पे गलत जगह फंस गया था। दिक्कत सिर्फ इतनी थी, दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान में नहीं थी, सिचुएशन में थी। इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा था कि गलत समय पे गलत जगह फंस गए। जब प्रधानमंत्री इंस्टा लाइव करते हैं तो संबलपुरिया जो गमछा है वो गले में डालते हैं, वो मैसेजिंग है कि प्रधान साहब के साथ खड़े हैं। जब अमित शाह इस पूरे एपिसोड में आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ एक फोटो है, उड़िया ड्रेस के अंदर है, धोती पहनकर खड़े हैं। कितनी बार आपने धोती में देखा, कुर्ते पजामे में रहते हैं। इसका मतलब सरकार तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ है। फिलहाल सिचुएशन को डिफ्यूज करना था, फिलहाल उसको हल्का करना था, इसलिए हटाया गया है, कोई डिमोशन नहीं है। और दूसरी चीज, जो जो चीजें धर्मेंद्र प्रधान ला रहे थे वो सरकार का एजेंडा थी। अगर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे थे तो वो सरकार का एजेंडा थी। अगर वो त्रिभाषीय फॉर्मूला ला रहे थे, सरकार का एजेंडा है। अगर वो करिकुलम को चेंज कर रहे थे तो वो सरकार का एजेंडा है। और सरकार इन चीजों के लिए 2024 के बाद ज्यादा आपको गतिशील दिखाई दी। तो कोई भी आएगा उसे ही मौका दिया जाएगा और वो करके दिखाएगा।
और इसीलिए कह रहा हूं ये सरकार के लिए गोल्डन विंडो है। आप एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करिए, अमूल चूक जबरदस्त परिवर्तन कीजिए। क्यों? कोई आकर कहेगा तो आप सीधा कहिएगा छात्रों ने कहा था एजुकेशन पॉलिसी खराब है, सही करो। हम तो सही कर रहे हैं, हम कोचिंग माफिया के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो जो जनसंघ का एजेंडा था, जो बीजेपी का एजेंडा है, जो आरएसएस का एजेंडा है, अगर सरकार की नीयत अच्छी है, सरकार में लोग कैपेबल हैं और सरकार सही में डिलीवर करना चाहती है, तो ये गोल्डन पीरियड है। कौन बोलेगा आके आपको? आप कहोगे हम तो वो कर रहे हैं जो कॉकरोच कह के गए थे। ये देखो हमने साइन किया है, सौरभ दास ने इस पे नीचे साइन किया है, आशुतोष रंका ने इस पे साइन किया है, अभिजीत दिपके ने साइन किया है कि भैया एजुकेशन में चेंज होना चाहिए, हम कर रहे हैं। राहुल गांधी यही कह रहे थे ना कि एजुकेशन सिस्टम खराब है और इस देश में 99% लोगों को पीछे छोड़ दिया जाता है, हम उसी को तो सुधार कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी एनजीओज खोल के बैठे हैं, 37 लाख एनजीओ हैं इस देश में और लगभग आधी से ज्यादा एजुकेशन के फील्ड में काम करती होंगी, दुनिया भर का पैसा उनको आता है। मुश्किल से देश में 10-11 लाख स्कूल होंगे, 40 लाख 37-40 लाख के आसपास एनजीओज हैं, हर 500 आदमी पे एक एनजीओ है। ये स्थिति है। तो इससे अच्छा समय सरकार के लिए नहीं हो सकता। एजुकेशन पॉलिसी को अमूलचूल तौर पर भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का यह सही और गोल्डन समय है। इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना मौके में फायदा उठाना आता है। जो लोग ये सोच रहे हैं प्रधानमंत्री का डाउनफॉल हो गया और वो कहीं नीचे जा रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं और शिवम जैसे लोग बलचर बन गए हैं, गिद्ध बन, साहब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है 2014 में जीत के आए, 2015 में हार गए थे बिहार, तो लोगों ने कहा चैप्टर क्लोज, यूफोरिया था 14, 19 में उससे बड़ी जीत के साथ आए। 19 में किसान आंदोलन हुआ, लोगों ने कहा का चैप्टर क्लोज, यूपी का चुनाव जीता। 2024 में 240 आए, लोगों ने कहा प्रधानमंत्री का चैप्टर क्लोज। उसके बाद आज एनडीए 2/3 बहुमत के साथ खड़ी है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जितना दीवार के लगाओगे उतना तेजी से आगे बढ़ के आएगा। अमित शाह साथ खड़े हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास योगी आदित्यनाथ नहीं थे, देवेंद्र फडणवीस नहीं थे, हेमंत बिश्व शर्मा नहीं थे, अब हैं। कम से कम 3 राज्यों की टेंशन तो दूर है अगले को। अगर करना है तो कहीं और करेगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री वो कमजोर हो गए हैं। हां, टेस्ट मैच का आज जो पहला दिन था, आप उसमें कहीं ना कहीं जो 3 सेशन थे वो शायद अब कॉकरोच के नाम हो गए, लेकिन अभी पूरा टेस्ट मैच पड़ा है। तो इसलिए ठीक है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा। फार्म लॉज के बाद दोबारा सरकार ने किया, लेकिन अब क्या विपक्ष बोल पाएगा डिक्टेटर है? लेकिन यह भी तय मान के चलिए रुकेगा भी नहीं। क्या कहा योगेंद्र यादव ने कि हम रुकेंगे नहीं प्रधान पे, क्योंकि हमें नरेंद्र का रिजिग्नेशन चाहिए, धर्मेंद्र पे नहीं रुकेंगे। यही व्यक्ति है जो कह रहा है सड़क पे लड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि तैयार रहिए, दोबारा होगा। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार ने किस तरीके से इनपुट्स लिए होंगे। फार्म लॉज के जब किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन 2.0 नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार ने फार्म लॉज का जो पूरा का पूरा आंदोलन हुआ था उसमें से बहुत कुछ इनपुट आए जिसको इंप्लीमेंट किया 2 में। अब जो सीजेपी वाला हुआ है, निश्चित तौर पर इसमें भी बहुत कुछ हुआ होगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। दूसरी चीज, सरकार की प्रायोरिटी फिलहाल एफसीआरए पास कराना है किसी भी हालत में। देखिए, सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है कि ये रिट्रीट है, कि पीछे हटे हैं, कि ये घुटने टेके हैं। ये इस बात से कि एफसीआरए किस प्रारूप में आता है और किस तरीके से पास होता है। जो मुझे प्रबल संभावनाएं लगती हैं, 2-3 है, मैं बता देता हूं। उसमें सबसे बड़ी है कि सरकार किसी भी हाल में एफसीआरए, डिलिमिटेशन और महिला रिजर्वेशन ये पास कराना ही चाहती है। अगर ये आंदोलन और बढ़ता, हर राज्य में फैल जाता, तो जो सहयोगी दल साथ आए हैं, मान लीजिए एकनाथ शिंदे है और कोई पार्टी है जो अलग अलग राज्यों में जो सरकार को समर्थन दे सकती है, एब्सटेन कर सकती है, वो ये कहते हैं कि साहब हम चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि लोकल लेवल पे एक रिजेंटमेंट है आपके खिलाफ। अब क्या करें हम? तो वो जो 2/3 का बहुमत है, जिसमें अभी भी 10, 12, 15 की कहीं जब कैलकुलेशन करते हैं, कम से कम बाहरी रूप से तो कमी है। अब अंदर पूरी हो गई हो तो मुझे पता नहीं, तो वो पूरी करना मुश्किल हो जाता।
तो क्या सरकार ये सोच रही है कि ठीक है फिलहाल के लिए ये जाने देते हैं, एफसीआरए प्राइम टारगेट है, अगर अगले हफ्ते इस सेशन में किसी भी तरीके से पास हो जाता है तो भैया फिर तो गेंद हमारे कोर्ट में है, बैट हमारे हाथ में है ना। फिर तो अभी हो सकता है कुछ ओवर के लिए तुमने पकड़ लिया हो, फिर तो हमारे हाथ में है, फिर हम देखेंगे। और एफसीआरए कितना इंपॉर्टेंट है आप इस बात से समझिए कि अमेरिका में रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, हर कोई इसके खिलाफ खड़े हैं। कुछ तो ऐसा होगा कि अमेरिकन एम्बेसी को यह एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है कि 20 और 21 को आप दिल्ली मत जाइएगा। और उस एडवाइजरी में एक और चीज ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा है मोटरसाइकिल से आएंगे। और किसान जो इस बार ये 27 तारीख से प्रदर्शन करने वाले थे, उन्होंने साफ कहा कि हम बाइक से आएंगे, क्योंकि आप ट्रैक्टर को बड़ी बड़ी सड़कों पे रोक सकते हो, वो कच्चे रास्तों पे नहीं उतर सकते छोटे छोटे, लेकिन बाइक आप कहीं से भी घुसा के ले जा सकते हो, उन कोनों से भी पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती। तो इस पूरे आंदोलन को और इंटेंसिफाई करना था। इसमें किसान भी घुसते, इसमें अराजक तत्व ऑलरेडी घुस चुके थे, 2500 से ज्यादा चिन्हित हुए शीटर थे। और 2500 लोग जब स्कैन होते हैं ना, 2500 वो नहीं होते कि छात्र स्कैन हो गए, 2500 वो लोग स्कैन होते हैं जिनका डेटाबेस में आपराधिक रिकॉर्ड होता है, वो 2500 स्कैन हुए। भैया फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे ने तो 1 लाख आदमी स्कैन किए होंगे, नाम 2500 का क्यों है? 2500 का मतलब यह है कि 2500 अपराधी जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है। तो एक आंदोलन जिसमें किसान भी घुसना चाहते हैं, अपराधी भी घुसना चाहते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। खबरें यहां तक की थी, मैंने सुबह के शो में भी की, अब कई जगहों से आ रही है कि सेल्फ इमुलेशन की बात चल रही थी कि कुछ छात्रों को भड़काकर उनको जलाने की बात थी। जब रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा था तब एक छात्र ने जब अपने आप को आग लगा ली थी। आप सोचिए वो आंदोलन वहां से कहां उठा था। यह दोबारा कराने का प्रयास था। आंदोलन को कहां से कहां ले जाना था, यह पूरा प्रयास है। अब यह सरकार की काबिलियत है, कैपेबिलिटी है कि इसमें से कैसे वो उबरती है। 24 के झटके के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा देखा था बीजेपी के ऑफिस में, और उसके बाद अगले 18 महीने में खेल पलट गया था भारतीय राजनीति का। तो यह भी मौका है सरकार के पास, वो चाहती है तो वो कर सकती है। इसलिए कह रहा हूं सड़क आपकी होगी, संसद हमारी है, लेकिन इस सरकार ने जंगल काबू कर लिए हैं। कहना तो पड़ेगा, जहां थोड़ी बहुत कमी है, कमी इसलिए नहीं बता रहे कि हमें मजा आ रहा है, कमी इसलिए बता रहे हैं कि इसको सुधारी है। जंगल आपने कंट्रोल किए हैं, पहाड़ आपने कंट्रोल किए हैं, सीमाएं आप कंट्रोल कर रहे हैं, सड़क नहीं हो रही है। और सड़क क्यों नहीं हो रही है? सड़क इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। क्या नाम है इसका? संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स। कौन चलाता है? प्रशांत भूषण। और इस इंस्टीट्यूट में हर वो तरीका सिखाया जाएगा कि आप सड़क को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। और कौन कौन है इसके अंदर? अतुल चौरसिया, आकाश बनर्जी, यूट्यूबर्स हैं, संदीप चौधरी। मैं नोन फेस की बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे तो अननोन भी, मेधा पाटकर, ये सारे के सारे आप जहां भी जाएंगे, आतिशी मालेना, जहां जाएंगे ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट आपको किसी ना किसी एनजीओ में घुसे दिखाई देंगे। डी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये सब हैं इसके अंदर। तो ऐसे एनजीओ की, ऐसे पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स की कुकुरमुत्ते की तरह खड़े हैं। सीएसडीएस को पैसा देता था ये एजुकेशन मिनिस्ट्री, अब बंद कर दिया, तो देखो किस तरीके से खड़े हो गए इनके सामने आकर। आप कर रहे हो, बेहतर है, स्पीड धीरे है, जबरदस्त क्रैकडाउन कीजिए, आपके पास ये मौका है। हर प्रोटेस्ट के साथ विंडो छोटी होती है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि भैया अब ये खत्म हो जाएगा, अब इलेक्शन आएंगे तब तक सब भूल जाएंगे। नहीं, वो आपको याद दिलाएंगे। काम है विपक्ष का कि देखो किसान भी बैठे थे, युवा भी बैठे थे, दलित भी बैठे थे, अल्पसंख्यक बैठे थे, वो याद दिलाएंगे। और एक और चीज, अगर आपने ओवर द बोर्ड जाकर उन लोगों को अपील करने की कोशिश ना की होती जो शायद कभी नहीं होंगे, तो जो आपका कोर वोटर है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता था, शायद वो एक ऑर्गेनिक सपोर्ट लेकर आता है इस प्रोटेस्ट में आपके साथ।
तो पहले जो है उसको मजबूत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपेंड मत कीजिए और ज्यादा लोगों को अपने दायरे में मत लाइए, अपनी अम्ब्रेला को और बड़ा मत कीजिए, लेकिन जो सपोर्टर है, जो आपके साथ खड़ा है, उसकी कीमत पर नहीं। खैर, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें पूरे के पूरे में उनकी बारात ही लुट गई है। पहले अरविंद केजरीवाल, भाई साहब पैसा लगाया, संसाधन लगाए, सब कुछ लगाए, सोचा 15 अगस्त तक ले जाऊंगा, पंजाब के इलेक्शन में फायदा उठाऊंगा, लेकिन गुब्बारा जितनी जल्दी फूला उससे जल्दी फूट गया। क्यों भैया? अब ये बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर पंजाब में जाएगी। अमित शाह का टारगेट ही पंजाब है, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था और अमित शाह को यह लगा कि भैया अब यहां कमोबेश स्थिति कंट्रोल में है, तो सबसे पहली बैठक करते हैं लद्दाख में और वहां से कहते हैं कि ड्रग्स पे कंट्रोल करेंगे। यानी पंजाब अगला निशाना है। पंजाब में 3 लाठीचार्ज हुए हैं, पेपर लीक हुआ है, तो इन मुद्दों को लेकर बीजेपी जाएगी वहां पर। शिक्षा से जुड़े हुए इंसिडेंट हुए हैं, और जो मनीष सिसोदिया ये कहते थे कि वो सोनम वांगचुक को बना दो एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया का, आप बनाए ना पंजाब का। आज जब मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा जा रहा था तो उनके गुंडों ने पीछे कर दिया पब्लिक को। तो अब इस नैरेटिव का कितनी बेहतर तरीके से बीजेपी जा सकती है। रवनीत बिट्टू का कल रेजिग्नेशन हुआ था, क्योंकि वो उनका तो टर्म पूरा हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का हुआ। रवनीत बिट्टू पे टाइम ही टाइम है पंजाब के लिए, और प्रोजेक्ट भी इसी तरीके से किया जा रहा है। जट सिख है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा लेगेसी है कि खालिस्तानियों के खिलाफ खड़े हैं। अब इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूती से बीजेपी उतर सकती है। हम छात्रों के साथ खड़े थे, हमने छात्रों की बात मानी, छात्र ने हमें कहा ये करना है, हमने कहा हाँ करेंगे। हमने छात्रों के लिए मंत्री के पद की कुर्बानी दी, ये बीजेपी कहेगी जाकर। अब कहेगी तुम दिलाओ अपने को इस्तीफा। क्या दिलाएगी आम आदमी पार्टी? क्या हिम्मत है? नहीं है। दूसरा, अखिलेश यादव, भाई साहब वो तो बस भर के गए और ऐसा लगा भैया आप योगी जी की सरकार वहीं से गिराएंगे, और मुझे लग रहा है बस का किराया भी नहीं दिया गया होगा, बस अपने गंतव्य तक भी नहीं पहुंची होगी, और पूरा का पूरा मामला ही निपट गया। तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया। राहुल गांधी, जो राहुल गांधी सिर्फ इस पूरे एपिसोड में 15 मिनट के लिए प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठे दिखाई दिए थे, और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा राहुल गांधी कहीं नहीं दिखाई दिए। जो वो चाहते थे इसका फायदा उठा सके, वो कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि जब प्राइम टाइम था भाई साहब विदेश में थे। तो तीनों को जो जो मिल सकता था कुछ नहीं मिला, और बीजेपी ने इसमें एक चीज बेहतर की, इस प्रोटेस्ट को अब फिलहाल के लिए यहां खत्म करके कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका माइलेज नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कांग्रेस जनता पार्टी को मिलेगा, वो कोई फिलहाल कोई पॉलिटिकल एंटिटी है नहीं। फिलहाल कहीं फिलहाल चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है, वो नहीं दिखाई दे रहा। और चुनाव मैकेनिज्म में जब वो उतरेगी, अगर मान लीजिए कल को वो चुनाव लड़ती है, तो निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल पर वो सेंटीमेंट वो कभी नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको कैडर बनाना पड़ता है, बूथ स्तर तक जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। पॉलिटिकल स्पेस अलग होता है, प्रोटेस्ट स्पेस अलग होता है। जिन किसानों ने 2019 में सरकार से अपनी बात मंगवा ली थी, जब चुनाव लड़ने गए ना भाई साहब, जमानत जब्त हो गई थी, जमानत, नोटा से कम वोट आ रहे थे, और जो सबसे बड़े किसान नेता बैठे थे भाई साहब चुनाव भी नहीं लड़े थे। यह स्थिति है। तो इसलिए कह रहा हूं, सरकार चाहे तो इसका फायदा उठा सकती है। विपक्ष को तो कुछ नहीं मिलना, विपक्ष है साइड। तीनों गए थे। आज वो मुझे हंसी आई, चंद्रशेखर रावण लखनऊ में गया, इको गार्डन के अंदर बड़ी सी भीड़ इकट्ठी करी, माइक वाइक सब सेट, कुर्ते उड़ते हुए, क्लफ लगा के, अपना बढ़िया गमछा उमछा डाल के माइक हाथ में पकड़ा, और भाषण देने वाले थे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने वाले थे। साइड में से एक ने बताया साहब इस्तीफा हो गया है। अब क्या करें? भाई साहब ने खर्चा भी किया, चर्चा भी किया, धरना भी किया, सारे काम किए, हाथ कुछ नहीं आया। अखिलेश यादव के नहीं आया, राहुल गांधी के नहीं आया, अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे, क्या तिकड़म होगी, वो अलग चीज है। और जितने तिलचट्टे हैं उनमें से भी एक दो के अलग अलग मामलों में मुकदमे अभी चल रहे हैं, इससे जुड़े नहीं, अलग जड़ लें। सौरभ दास के खिलाफ चल रहा है बाकायदा। तो वहां क्या परेशानियां होंगी? सरकार ने कह तो दिया हम पुलिस वालों पे एक्शन लेंगे, विभागीय जांच है, चलती रहेगी। सरकार ने यह भी नहीं कहा कि हम 1 करोड़ देंगे सुसाइड वालों को। एक
वाजिब कंपनसेशन दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार कुछ पीछे हटी, लेकिन बहुत मौका है सरकार के पास, यहां से बाउंस बैक कर सकती है। और यह करने के लिए अपनी गलती सुधारने में कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर सबसे सही है, कम से कम इलेक्टोरली और उस तरीके से, तो बीजेपी है। लोग कहेंगे कि बीजेपी ने ये गलती की और दोबारा रिपीट, साहब दूसरे वालों ने उससे ज्यादा की है। औरों में सबसे बेहतर अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो आज भी बीजेपी ही है। एक विनोद तावड़े जी का भी शायद नाम चल रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री में, अब मैं कह नहीं सकता किस किस का है, लेकिन कई नाम चल रहे हैं। तो मैंने जो जो संभावित नाम चल रहे हैं वो बता दिए हैं। और अक्सर बीजेपी में होता है जिसका नाम चलता है उसका सबसे पहले कटता है। तो भाई साहब, अगर आप किसी को सही में बनवाना चाहते हैं तो कृपया करके उसका नाम मत चलाएं, उसकी संभावना सबसे पहले खराब होती है। हमारे लोकल स्तर पर भी कोई युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने थे, बड़े लोगों ने नाम चलाया, उनका नाम ही कट गया। कई बार तो विपक्षी मतलब पार्टी में ही जो दूसरा पक्ष होता है वो चलवा देता है, भाई इसको उठाओ ताकि कट जाए। तो अगर आप किसी को बनवाना चाहते हैं, आप किसी के हितैषी हैं, तो शांत रहें, सुधांशु जी का भी नाम मत लें। खैर, जो भी होगा वो आपको पता लग ही जाएगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।